conditional probability. Probability of happening of an event A when B happened already. डिनोटेड बाई, इसे कैसे डिनोट करते हैं? लिखने का तरीका है स्टैंडर्ड वन। इसे लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और स्लैश देते हैं। ये नहीं लिखते ए अपॉन बी, नहीं पढ़ते इसे, ए अपॉन बी नहीं पढ़ना, इसका ये नोटेशन है। इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट ए व्हेन इवेंट बी ऑलरेडी अकर्ड, इवेंट हैज अकर्ड, इवेंट बी हो चुका है, उसके बाद इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी बता दो। और इसे ये भी लिख सकते हैं ऐसे भी, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ बी व्हेन ए, अलग अलग यूज करते हैं वर्ड अकर्ड या हैपन्ड, ठीक है नहीं? इसका नोटेशन क्या बनेगा? एक ही बात है, कोई नई बात। Probability of happening of this event when this event has occurred या happened, एक ही बात है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसी के साथ जैसे ही ये प्रोबेबिलिटी आती है वैसे एक छोटी सी थ्योरम आ जाती है, उसे बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। इस थ्योरम को आपने याद रखना है। जब तक ये थ्योरम याद नहीं होगी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन सोल्व नहीं हो सकते। क्या है? मान लेते हैं लेट ए एंड बी आर टू इवेंट्स, तो क्या करना है? सच दैट, क्या है डेफिनेशन? Probability of happening of event A when B has occurred is equal to probability of happening of A and B, यानी कि A इंटरसेक्शन B अपॉन probability of happening of B। वैसे तो इस चीज की कहीं गुंजाइश है नहीं, क्योंकि मैंने पहले ही इग्नोर कर दिया है। प्रोबेबिलिटी जीरो किसी चीज की आएगी नहीं, बट फिर भी लिखना चाहिए कि प्रोवाइडेड दैट probability of B is not equal to 0। In the same way, अगर कहीं ये बात है probability of happening of event B when A has occurred, it means probability of B intersection A लिखे या A intersection B लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कॉम्पिटिटिव लॉ होल्ड होता है, कोई दिक्कत नहीं, एक ही बात है। और अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ A, कंडीशन यहां भी आपने वही एम्प्लॉय करनी है कि ए कांट बी जीरो। जैसे ही कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आए तो आपने मल्टीप्लिकेशन थ्योरम आपके माइंड में आ जाना चाहिए। सीधी सीधी सी बात दिख रही, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज अकर्ड, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां देखूं, कंसिडर एन एक्सपेरिमेंट, कंसिडर एन एक्सपेरिमेंट थ्रोइंग टू डाई टूगेदर, या फिर वही बात वन डाई टू टाइम्स, ठीक है? तो इवेंट ए थ्रोइंग event A, sum of numbers is 8, ठीक है?
इवेंट बी, फोर appears on फर्स्ट डाई। मैंने दो कंसिडर कर लिए, ऐसी दो इवेंट मैंने कंसिडर कर लिए, ठीक है। तो सबसे पहला काम तो इनके फेवर्स में आपने बनाना है। इनके फेवर्स में देखो क्या क्या केसेस बनते हैं, बताइए जरा। ए बताना जरा, प्रोबेबल नंबर ऑफ केसेस इन फेवर ऑफ ए थ्रोइंग टू डाई। वो कह रहा है सम ऑफ नंबर्स इज 8। तो क्या क्या केसेज हो सकते हैं भाई? आपका 2 6 हो सकता है, फर्स्ट डाई में 6, सेकंड में 2 हो सकता है, 3 5 हो सकता है, 5 3 हो सकता है, और इसके अलावा कुछ और हो सकता है क्या? चेक कीजिए। टोटल नंबर ऑफ केसेज इन फेवर ऑफ इवेंट ए मीन इन फेवर ऑफ सम ऑफ नंबर्स इज 8। इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगी, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ केसेज कितने में? 1 2 3 एंड 5। एन ऑफ ए मीन्स नंबर ऑफ केसेस। बी की बात कीजिए, बी की बात कीजिए, क्या क्या हो सकता है? 4 appears on फर्स्ट डाई। तो फर्स्ट डाई पर तो 4 है, सेकंड पे क्या हो सकता है? 4 1 हो सकता है, 4 2 हो सकता है, 4 3 हो सकता है, 4 4 हो सकता है, 4 5 हो सकता है, 4 6 हो सकता है, ठीक है। अब देखिए किस तरह से वो क्वेश्चन यहां पूछता है। वो कहता है फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ ए व्हेन बी हैज अकर्ड। इसे मैं अपनी लैंग्वेज में कैसे बोलूंगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ सम ऑफ नंबर्स इज 8 व्हेन 4 ऑन फर्स्ट डाई ऑलरेडी अकर्ड। 4 फर्स्ट डाई पर आ चुका है, 4 जो है वो फर्स्ट डाई पर आ चुका है। उसके बाद फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ सम ऑफ नंबर इज 8। तो वो ये तो नहीं कहेगा फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज अकर्ड, वो तो यही कहेगा फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ सम ऑफ नंबर्स इज 8 व्हेन 4 ऑन द फर्स्ट टाइम। इसे मैंने लैंग्वेज में रिड्यूस कर लिया, इस लैंग्वेज को मैंने मैथमेटिकल फॉर्म में रिड्यूस कर लिया। इसे मैं क्या लिख सकता हूं? इस बात को मैं यही तो लिखूंगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ दिस इवेंट व्हेन दिस ऑलरेडी हैपेंड, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ सम ऑफ नंबर्स इज 8 व्हेन ये चीज आ चुकी है 4 ऑन द फर्स्ट टाइम। ये आ चुका है, अब तो मुझे कुछ नहीं करना, प्रोबेबिलिटी निकालना कितना आसान है मेरे लिए। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब ए इंटरसेक्शन बी निकाल सकता हूं मैं? बताइए जरा, ए इंटरसेक्शन बी कितना आएगा? कॉमन क्या है? कौन? ओनली दिस, एक ही कॉमन है, ओनली दिस। तो कितना हुआ? 4 4। तो नंबर ऑफ केसेस इन फेवर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज 1। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी इसकी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बताइए कितना होगा? 1/36। टोटल नंबर ऑफ केसेस व्हेन थ्रोइंग 1 डाई 2 टाइम्स और 2 डाई 1 टाइम, तो 6 की पावर 2 यानी कि 36। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस वन, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हैं? 5 अपॉन, भाई यही तो होगा ना, यही तो होता है।
सिंपल डेफिनेशन है। द नंबर ऑफ केसेज इन फेवर ऑफ इवेंट ए अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेज ऑफ द एक्सपेरिमेंट या सैंपल पॉइंट। ये कितना आ जाएगा आपका 5/36। इन द सेम वे बी का बताइए, टोटल नंबर ऑफ केसेज इन फेवर ऑफ इवेंट बी कितने हैं 6, तो ये कितना आएगा आपका 6/36। या वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आ गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ सम इज 8 व्हेन 4 ऑन द फर्स्ट टाइम। ये कितना हुआ आपका 1/36 अपॉन 6/36, तो कितना हुआ 1/6। दिस इज द आंसर। दूसरी इवेंट क्या हो सकती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ बी व्हेन ए हैज अकर्ड। इसका मतलब क्या हुआ, फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर 4 ऑन द फर्स्ट डाई व्हेन सम ऑफ द नंबर्स इज 8। बदल दिया उसने कहा कि मुझे इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए कि फर्स्ट डाई पर 4 आएगा, जबकि दोनों का सम जो है 8 आ चुका है। दोनों डाई पर जो नंबर ऑफ पॉइंट्स है वो सम 8 आ चुका है। इस चीज की प्रोबेबिलिटी बताइए कि फर्स्ट डाई पर 4 हो। पिछली बार क्या पूछा था उसने कि फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ सम ऑफ नंबर्स इज 8 व्हेन 4 ऑन द फर्स्ट डाई। तो ये लैंग्वेज जो डिफरेंस है, इनसे इवेंट्स बदल जाएंगे। और इसी चीज को आपने केयरफुली देखना है, इसके अलावा आपके यहां कोई फॉर्मूला नहीं है, बस खत्म है, कुछ नहीं, इन्हीं में घूमते रहना है आपने, इन्हीं में सिर्फ करना। जितनी प्रैक्टिस कर लोगे उतना अच्छा। तो क्या होगा, दूसरी इवेंट क्या होगी भाई, तो अगर मैं आपसे कहता हूं फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ क्या 4 ऑन फर्स्ट डाई when sum of numbers is 8 happened। यही तो कहेगा वो भाई, मैथमेटिकल फॉर्म में तो मुझे लिखना है, वो तो यही कहेगा फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ 4 ऑन फर्स्ट डाई व्हेन सम ऑफ नंबर्स ऑफ 8 ऑलरेडी अकर्ड। तो मैं इसे कैसे लिखूंगा, मेरी इवेंट पता है मुझे, इवेंट क्या थी मुझे पता है, तो मेरी इवेंट क्या निकालना मुझे बी, ये तो है। बी डिनोट्स द 4 ऑन फर्स्ट डाई, ए डिनोट्स द सम ऑफ नंबर्स इज 8। तो मेरी बात बन गई, इसका मतलब वही बात हुई। अब ए आ जाएगा नीचे 1/36 अपॉन 5/36, तो कितना आया कंडीशनल। डेफिनेशन क्लियर है, अभी सिर्फ डेफिनेशन है, अब आगे यूज करेंगे कैसे कैसे। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जनरली वहीं अप्लाई होगी जहां आपका, जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी विद और विदाउट रिप्लेसमेंट। उसने एक कार्ड ड्रॉ करना है, ठीक है, कार्ड ड्रॉ किया, आपकी रिक्वायरमेंट जो थी वो नहीं आया, आपने उसे रिप्लेस कर दिया। नेक्स्ट इवेंट क्या हुई, इंडिपेंडेंट हो गई, वापस रिप्लेस कर दिया। मैंने देखा मुझे इक्का चाहिए था, नहीं आया, अगेन रिप्लेस, नेक्स्ट अगेन ट्राई टू ड्रॉ ऑन वन मोर कार्ड। तो प्रीवियस इवेंट से कोई मतलब रहा क्या, नहीं रहा। बट अगर आप उसे रिप्लेस नहीं करते हैं तो फिर कैसे लिखेंगे आप। मैंने मान लिया, सपोज करते हैं मुझे एक इक्का निकालना है, ठीक है, आपने ट्राई किया, इक्का नहीं आया, कुछ भी आया, उसे आपने बाहर रख दिया। अगेन ट्राई टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन एक्स व्हेन, ये बताओगे आप क्या, कंडीशन लग गई। कंडीशन क्या हो गई कि दैट पर्टिकुलर कार्ड ऑलरेडी अकर्ड, ये कंडीशन हो चुकी है, ठीक है नहीं। अब इक्का आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, वो कह रहा मुझे 3 इक्के चाहिए, मुझे 3 इक्के चाहिए, कितने में से चाहिए, लेकिन सक्सेशन में देखो 2 वर्ड आएंगे, बहुत केयरफुली देखना।
इन सक्सेशन या 1 by 1, विद और विदाउट रिप्लेसमेंट। अगर विद रिप्लेसमेंट है तो इसका काम ये नहीं है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का कोई काम नहीं। बट अगर विदाउट रिप्लेसमेंट है तो इट मीन्स कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वहां अराइज हो जाती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखिए कैसे कैसे देखते हैं। एग्जाम्पल देखिए जरा और, a couple has 2 children. Find the probability that both are boys if it is known that, क्या, 2 कंडीशन अलग अलग दे रहा हूं, one of the child is a boy और सेकंड the elder is a boy। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपसे पूछा गया है। साफ दिख रहा है कंडीशन है, देखो क्या कहा उसने, अ कपल हैज 2 चिल्ड्रन। आपने क्या निकालना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर बॉयज। मुझे क्या निकालना है, दोनों बॉयज हैं, इस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। बट कंडीशन क्या है, इफ इट इज नोन दैट, इफ इट इज नोन दैट, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, वन ऑफ द चाइल्ड इज ए बॉय, और सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, एल्डर वन इज द बॉय। बनाइए जरा केस, क्या बन सकते हैं, बस केस बनाओ, सोल्व करना मुश्किल नहीं, ट्राई टू फाइंड आउट द इवेंट्स। सैंपल स्पेस बना सकते हैं, टोटल पॉसिबिलिटीज बताइए क्या क्या हो सकती है, टोटल पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है। बोथ क्या है, बोथ चिल्ड्रन आर बॉयज, क्लियर है बात। तो हमने मान लिया क्या है, फर्स्ट वन इज बॉय, सेकंड वन इज बॉय, एक केस हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो सकता है, B1 का मतलब ओल्डर वन, फर्स्ट बेबी, दिस इज सेकंड बेबी। ठीक है, ऑब्वियसली दिस इज ओल्डर वन। सेकंड केस आ सकता है कि फर्स्ट इज बॉय एंड सेकंड इज, G2 का मतलब सेकंड, सेकंड इज गर्ल, गर्ल बेबी हो सकता है। और दूसरा केस क्या हो सकता है कि फर्स्ट इज गर्ल और सेकंड इज, और ये भी तो हो सकता है। सैंपल स्पेस क्लियर, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है इसमें, नहीं हो सकती। मुझे निकालना क्या है बताइए, मुझे निकालना क्या है, वो इवेंट्स डिसाइड कीजिए। अभी तो सैंपल स्पेस बना है, जो आपकी इवेंट्स है उन्हें डिसाइड कीजिए। इवेंट्स क्या है, फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर बॉयज। मुझे क्या करना है, बोथ आर बॉयज इफ क्या, इफ वन ऑफ द चाइल्ड इज ए बॉय, एक केस। सेकंड केस क्या होगा, द एल्डर वन इज बॉय। थोड़ा ट्राई करो, मैं तब तक एक नया क्वेश्चन यहां लिख देता हूं।
ट्राई कीजिए, ट्राई करो। अगर आप ट्राई करके इसे कर लेंगे तो ये मान लो क्लियर हो जाएगी सब चीजें। Without replacement, find the probability of getting all हाँ जी बताइए क्या बनाया है? इवेंट्स बताइए। दो इवेंट्स मुझे डिसाइड करनी है। जब तक आप ये डिसाइड नहीं करेंगे ये क्वेश्चन नहीं होगा। क्या क्या इवेंट्स दिए ध्यान से देखो। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर बॉयज, ये निकालना है। तो ऑब्वियसली ई को क्या मानू? इवेंट ई डिनोट्स दैट बोथ आर बॉयज। कोई दिक्कत है इसमें? क्लियर है बात? सेकंड क्या चाहिए? इट इज नोन दैट, पहले इसकी बात करता हूं। इट इज नोन दैट वन ऑफ द चाइल्ड इज बॉय, तो एफ डिनोट्स द वन ऑफ द चाइल्ड इज ए। बोलो इसमें कोई दिक्कत है? मुझे निकालना क्या है? क्या मुझे ये नहीं निकालना है? Probability of happening of both boys means E. When one of the child is boy, यानी कि F। और इसकी डेफिनेशन क्या है? Probability of E intersection F upon probability of F। अब तो इनके फेवर में आपने केसेस निकालने हैं। E के नंबर ऑफ केसेस बताइए इन फेवर ऑफ E। बोथ आर बॉयज, बोथ आर बॉयज। देखिए कौन सा केस है? ओनली वन इज केस दिया। वो क्या है आपका? B1 और B2। F के फेवर में बताइए। F के फेवर में क्या है? वन ऑफ द चाइल्ड इज ए बॉय, वन ऑफ द चाइल्ड इज ए बॉय। कोई ऑर्डर नहीं दिया उसने। कौन कौन सा केस हो सकता है? वन ऑफ द चाइल्ड इज ए बॉय, वन ऑफ द चाइल्ड इज ए बॉय, वन ऑफ द चाइल्ड इज ए बॉय। तो कितने केस आए? B1 B2, G1 B2 और B1 G2। चेक करें। अब तो कुछ नहीं चाहिए मुझे, मेरा सोल्यूशन तो आ गया। ई इंटरसेक्शन एफ क्या चाहिए? कितने केसेस आएंगे? दोनों में कॉमन ओनली वन केसेस देयर। तो क्या हुआ? सोल्यूशन लिख दो। सो probability तो probability of happening of E when F has occurred, probability of happening of both are boys when one of the child is a boy। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रखिए, बताइए कितनी आएगी? टोटल कितनी प्रोबेबिलिटी आएगी इसकी? 1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने? 4। टोटल नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स 4 अपॉन नंबर ऑफ केसेस इन फेवर ऑफ एफ।
ऑब्वियसली 3/4, तो 1/3। क्लियर? कोई कंफ्यूजन है? इवेंट्स तो आपको बनानी पड़ेगी। सेकंड केस बताइए आप मुझे। सेकंड केस क्या था? ओल्डर वन इज वाई, तो ई तो यही रहेगी, एफ को चेंज करना पड़ेगा। भाई नई प्रॉब्लम है तो नई इवेंट माननी पड़ेगी। अगर ये एफ है तो मैं इसे क्या मान लूं? जी चलो कुछ भी मान लेते हैं डी मान लेते हैं। डी डिनोट्स क्या? एल्डर वन इज ए बॉय। जो उसने कहा वही मानेंगे, अपनी तरफ से कुछ नहीं करेंगे। एल्डर इज ए बॉय। तो इसके फेवर की बताओ जरा, केसेस कितने बनेंगे डी के फेवर के? डी के फेवर केसेस बताओ। एल्डर वन यानी कि बड़ा बच्चा जो है वो क्या है? बॉय है। तो दिस वन कितना? B1 B2, दिस वन B1 और G2। ये नहीं हो सकता और ये नहीं हो सकता। टोटल नंबर ऑफ केसेस इन फेवर ऑफ एल्डर वन इज ए बॉय इज दिस। लिख दिए। अब क्या निकालना मुझे? प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ बोथ आर बॉयज। प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ बोथ आर बॉयज व्हेन एल्डर वन इज ए बॉय। तो इसका मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ ई व्हेन डी हैज अकर्ड। इंटरसेक्शन बताइए क्या आएगा? ठीक है, रख दिए मैंने। कितना आया? ई इंटरसेक्शन डी कितना होगा? कहां है? दिस वन और दिस वन, ऑब्वियसली वन ही होगा। 1/4 अपॉन डी 2/4, इसका मतलब 1/2। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बात है। देखो क्वेश्चन दिखने में जैसा होता है, अगर आप ठीक से देखें, बहुत ही केयरफुली और ऑनेस्टली देखें, तो इसमें कोई अलग से बात थी। बस आपने चीजों को मैथमेटिकल फॉर्म देनी थी। अगर आप मैथमेटिकल फॉर्म दे देते हैं तो आज आंसर तो इसी से आना है, हर बार यही होना है। आप कैसे? मैंने क्या कहा? सबसे पहले मुझे सैंपल पॉइंट चाहिए, सैंपल स्पेस चाहिए। जब तक मेरे पास सैंपल स्पेस नहीं आएगा तब तक मैं कुछ नहीं कर सकता। जरूरी नहीं कि आप सैंपल पॉइंट को लिखें हमेशा। भाई ऑब्वियस सी बात है, ये तो एक छोटा सा केस था तो आपने लिख दिया। अब मैं कह रहा हूं ड्राइंग 2 कार्ड फ्रॉम 52 कार्ड्स, तो अब उन्हें थोड़ा ना लिखोगे आप, लिखना नहीं, लेकिन नंबर ऑफ पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए। एक कार्ड निकालना है तो टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हैं? 52C1, यानी कि 52 केसेस है। ये तो नहीं कह रहा मैं 52 लिखी आपने। मुझे क्या इंटरेस्ट है? मेरा नंबर ऑफ। हाँ, जहां इंटरसेक्शन आएगा फिर वो लिखने पड़ेंगे। नेक्स्ट कीजिए। फरीदाबाद से इन फर्स्ट केस B1G2, B1G2 सैंपल स्पेस कहां लिखा था हमने? सैंपल स्पेस क्या था एक बार देखते हैं जरा। B1 B2, B1 G2, G1 B2, G1 G2, यही था ना? इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी हो सकती है? यहां कोई ऑर्डर मेंशन नहीं कर रहा हूं मैं। ये ऑर्डर से नहीं हमने बनाया है, सैंपल स्पेस कभी ऑर्डर से नहीं बनता। सैंपल स्पेस का मतलब है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। यहां कोई इवेंट डिसाइड नहीं करनी, उस एक्सपेरिमेंट के टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हो सकते हैं। अगर 2 बच्चे एक फैमिली में, तो वो 2 बच्चे इस तरह से हो सकते हैं कि जो एल्डर वन इज बॉय, सेकेंड वन इज बॉय, एल्डर वन इज बॉय, यंगर वन इज गर्ल, या एल्डर वन इज गर्ल, यंग बॉय, और या बोथ आर गर्ल्स। इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं। यहां ऑर्डर हमने नहीं लिया, ऑर्डर से मतलब नहीं होता इसका। ऑर्डर की बात करते हैं जब इवेंट्स डिसाइड करते हैं। सैंपल स्पेस में कुछ नहीं सोचना, सिर्फ आपने टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स लिखने, कोई ऑर्डर नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए।
ए बैग कंटेन्स 5 white, 7 red and 8 black balls. ठीक है? If 4 balls are drawn one by one without replacement, तो find out the probability of getting all white balls. कि चारों की चारों क्या हो? व्हाइट बॉल हो, और कंडीशन क्या है? विद आउट रिप्लेसमेंट. तो मैंने बताया था आपसे कि जैसे ही विदाउट रिप्लेसमेंट कहे, आपके माइंड में एक दिन बात आ जानी चाहिए कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. ठीक है? कैसे सोल्व करेंगे? देखिए, सोल्व करने का तरीका क्या है? मान लेते हैं ये मेरा बैग है कोई. बताइए बोर्ड के कलर्स बताइए. रेड व्हाइट कितनी है? 5 और 7 और ब्लैक 8 बॉल्स. कितनी हुई? आई थिंक 20 बॉल्स. ठीक है? तो मुझे क्या करना है? वन बाय वन बॉल्स मुझे ड्रा करनी है, और कंडीशन क्या है? रिप्लेस नहीं करनी है, विदाउट रिप्लेसमेंट. तो सबसे पहले मैंने क्या किया, कुछ इवेंट्स मान लेता हूं. सपोज करते हैं W1 डिनोट्स द, क्या लिखो इसे? ड्रॉन व्हाइट बॉल इन फर्स्ट ड्रा या फर्स्ट अटेम्प्ट. ठीक है? W1 का मतलब हो गया, और W2 का मतलब क्या हुआ? W2 क्या? सेकंड ड्रा. ड्रॉन व्हाइट बॉल इन सेकंड ड्रा. भाई मुझे चारों बॉल कौन सी चाहिए? चारों बॉल मुझे व्हाइट चाहिए. तो फर्स्ट में भी व्हाइट आए, एंड सेकंड में भी व्हाइट आए, एंड थर्ड में भी व्हाइट आए, एंड फोर्थ में भी व्हाइट बॉल आए. तो हर एक ड्रा में मुझे व्हाइट चाहिए. मैंने मान लिया थर्ड में, ये थर्ड ड्रा है, और मैंने मान लिया फोर्थ में, ये मेरा फोर्थ ड्रा है. तो सबसे पहले मुझे बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ व्हाइट बॉल इन फर्स्ट ड्रा. तो ऑब्वियसली देखो वही चीजें. सबसे पहले क्या करेंगे? टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने होंगे? सबसे पहले नीचे लिखते हैं. ये आदत बना लो. फेवरेबल भी ध्यान नहीं देते, सबसे पहले टोटल पर ध्यान देते. टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने? 20. कितनी बॉल निकालनी? ओनली 1 बॉल निकालनी. तो 20C1. इसलिए मैं बार बार लिख रहा हूं कि कल 2 भी बॉल निकालनी पड़ सकती है, 4 भी निकालनी पड़ सकती है. तो 20C जितनी बॉल ड्रा करनी. ऊपर क्या आएगा? फेवरेबल केसेस कितने आएंगे? 5 व्हाइट बॉल है, कितनी चूज करनी? ओनली 1. तो 5C1. इसका मतलब ये हुआ मेरा 5/20. प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ व्हाइट बॉल इन फर्स्ट ड्रा. सेकंड की बात करो. सेकंड निकालो जरा. हाँ जी बताइए. प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ सेकंड बॉल, व्हाइट बॉल इन सेकंड ड्रा. कैसे लिखो और क्या आएगा? भाई एक बात तो क्या कि 1 बॉल आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं और उसे रिप्लेस नहीं किया आपने, उसे बाहर रख दिया विदाउट रिप्लेसमेंट. अब टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हुए? 19C1. ऑब्वियसली व्हाइट बॉल ड्रा की थी तो केसेस भी उसी के कम होने हैं. अब कितनी बॉल बची है? 4. यहां क्या लिखो? ये क्लियर है? ये बात ठीक है? नहीं, ये ठीक नहीं है. अभी ये इंफॉर्मेशन क्लियर नहीं है. अगर ये इंफॉर्मेशन दोगे तो फिर क्या आंसर आएगा? 5/20. ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी नहीं, जबकि कंडीशन लग चुकी है, आपने लगा चुकी है. आपने कहा कि एक व्हाइट बॉल बाहर रख चुकी है, तो इसे आप इंफॉर्मेशन देंगे ये कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ
व्हाइट बॉल इन सेकेंड ड्रा व्हेन व्हाइट बॉल इन फर्स्ट ड्रा ऑलरेडी अकर्ड। जब तक ये इंफॉर्मेशन नहीं देंगे तब तक ये बात सही नहीं है, अदरवाइज तो फिर 5/20 आएगा। अगर आपने सिंपली लिख दिया फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल, तो वो तो हर बार 5/20 आएगा। अगर आप इसमें डाल देंगे वापस तो हर बार 5/20 आएगा। कंडीशन क्या है कि भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ दिस वन व्हेन दिस हैज अकर्ड, और जो अकर्ड हो चुकी है उसने कहा है, इंफॉर्मेशन दी है, उसे आपने बाहर रखना है। इन द सेम वे मुझे अगला पॉइंट बताइए क्या आएगा। अगला पॉइंट और भी इंपॉर्टेंट है इसमें, बताइए। ये तो आप मुझे बता देंगे प्रोबेबिलिटी क्या आएगी। अब टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है? 18। भाई 2 बॉल बाहर चुकी है, 18 है, तो ये तो कोई दिक्कत नहीं। ये तो 18 में से एक निकालना है। व्हाइट कितनी बची है? ऑब्वियसली 3 बची है, 3C1। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ये तो आपने सही बताई बात। ये बताइए इन्फॉर्मेशन क्या देंगे? ये भी ठीक है, चलो भाई क्या बात है। अब इन्फॉर्मेशन क्या बनी है? प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ व्हाइट बॉल इन थर्ड ड्रा व्हेन व्हाइट बॉल ऑलरेडी अकर्ड इन फर्स्ट एंड सेकेंड ड्रा। 2 ड्रा हो चुके हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ व्हाइट बॉल इन थर्ड ड्रा व्हेन व्हाइट बॉल ऑलरेडी अकर्ड इन फर्स्ट एंड सेकेंड ड्रा। तो भाई इसे थोड़ा सा अगर यहां से लिखना से शुरू करें तो ये तो ठीक है, W1 एंड W2 तो आएगा। और एंड को कैसे डिनोट करते हैं? इंटरसेक्शन। बिल्कुल सही। तो क्या आ जाएगा? ये क्या बना है? ये जो भी आपका है 1 बाई इन द सेम वे। अब इसे तो लिखने में कोई दिक्कत नहीं, इसे क्या लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ व्हाइट बॉल इन फोर्थ ड्रा व्हेन व्हाइट बॉल अकर्ड इन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। एंड पे जोड़ देना है, एंड पर जोड़ देना है, तभी 3 बॉल आएगी। तो ये हो जाएगा आपका W1 W2 W3 इज इक्वल टू कितना बताइए? 2/7। ये क्लियर है बात? मुझे निकालना क्या था? मुझे निकालना यह था कि चारों ड्रॉ में क्या है? व्हाइट बॉल आए। भाई मेरी इंफॉर्मेशन तो ये तो मैंने लिखा है, मुझे तो ये निकालना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ व्हाइट बॉल इन फर्स्ट ड्रा एंड व्हाइट बॉल इन सेकेंड ड्रा एंड व्हाइट बॉल इन थर्ड ड्रा एंड व्हाइट बॉल इन फोर्थ ड्रा। यही तो निकालना है भाई, तभी तो चारों बॉल व्हाइट आएगी। सब एंड होता रहेगा, फर्स्ट में व्हाइट आ जाए एंड सेकेंड में व्हाइट आ जाए एंड थर्ड में व्हाइट आ जाए एंड यूजिंग मल्टीप्लीकेशन थ्योरम। यूजिंग मल्टीप्लीकेशन थ्योरम क्या लिखेंगे? थोड़ा मैं यहां इस चीज को क्लियर अलग से कर देता हूं। अगर W1 W2 W1 तो क्या आएगा? अगर 2 इवेंट होती तो ठीक है, अगर 2 होती तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, इसमें तो मैंने कुछ नहीं किया। प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ दिस वन व्हेन दिस हैज अकर्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस वन एंड दिस वन अपॉन दिस वन। अगर मैं एक और एक्सटेंड कर देता हूं तो देखिए क्या था भाई? प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ दिस एंड दिस। ठीक है, तो क्या बनेगा बात? ठीक है, ये कितना आ जाएगा? ये कितना आएगा? इसका मतलब क्या है? इंटरसेक्शन ऑफ दिस वन एंड दिस वन था ना,
अगर आप यहां जाए तो ये क्या था, यहां क्या था, इंटरसेक्शन ऑफ दिस वन एंड दिस वन, यही था ना। अब क्या होगा, इंटरसेक्शन ऑफ दिस वन एंड दिस वन, यही तो बनेगा, यही तो आएगी बात। तो ये कितना जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस वन, ये तो यहां आ जाएगा तीनों, और ये यहां आ जाएगा, ठीक है। और इन्हें फर्दर फिर इस फॉर्मूले से करेंगे दिस वन। तो अगर आप इसे ठीक से देखें तो इस चीज को मैं ये लिख सकता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या, सबसे पहले क्या, W1, फिर क्या लिखूंगा, W1, फिर क्या लिखूंगा, W3 के लिए, फिर क्या लिखूंगा, W1, W2, सबकी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, आंसर सारी वैल्यू आपके पास है। कितना आया है, ये कितना है, 5/20, ये कितना है, 3/18, ये कितना है, कुछ छूटा है क्या, 1 तो हुआ, अच्छा ये छूट गया 19 ना, ये 4/19 है ना, 4/19 है, पहले आएगा 20, 4/19, 3/18, 2/17, दिस इज द आंसर। बिल्कुल ठीक, ठीक है भाई, मुरादाबाद से बिल्कुल सही है, ठीक है। तो अब कोई कंफ्यूजन है, इसके अलावा कोई नया क्वेश्चन नहीं आएगा, कोई नया, सब इसी में आएंगे, एक सच बोलता है, झूठ बोलता है, कभी ये करता है, वो करता है। आपने क्वेश्चन की इस पर नहीं जाना, आपने देखना कि मुझे इसमें करना क्या है, इसमें दिया क्या है। ये दो चीजें अगर आप कंफर्म देख ले अच्छे से तो सारी प्रॉब्लम। आप ये बताइए जितने क्वेश्चन अभी से किए, कोई नई बात थी उनमें, वही घूम फिर के म्यूचुअली डिस्ट्रीब्यूटेड, इंडिपेंडेंट और अब कंडीशनल। अब एक क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए और मुझे बताइए, फिर खत्म करें, बस करें। The bag contains 5 white, 7 red and 8 black balls. 4 balls are drawn one by one. With replacement. What is the probability that at least one ball is white? कंटिन्यू करते हैं, कुछ एक प्रॉब्लम और डिस्कस करते हैं, फिर नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ मूव करेंगे। तो ध्यान देना है, 1 by 1 और एक वर्ड यूज किया है रिप्लेसमेंट। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट। तो बताइए क्या आएगा, at least one ball. Find out the probability that at least one ball is white. कल बताया मैंने, कई क्वेश्चन हमने डिस्कस किए,
तो मुझे नहीं लगता अब कोई कंफ्यूजन होना चाहिए। सिंपल इवेंट्स मैं रिवाइज कर दे रहा हूं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स, म्यूचुअली डिसजॉइंट इवेंट्स और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। उसके अलावा तीसरी कोई चीज यहां यूज नहीं होनी है, उन्हीं को आपने यूज करना है। तो 1 by 1 यूज करना है, विद रिप्लेसमेंट करना है। तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी बताएं जरा। मान लेते हैं, सपोज करते हैं W1, W2, W3, W4. White ball in first draw, white ball in second draw, white ball in third draw and white ball in fourth draw. At least one ball. तो क्या आएगा? मैथमेटिकल फॉर्म क्या बनेगी? Probability of happening of white ball in first draw or white ball in second draw or white ball in third draw or white ball in fourth draw. तभी तो एटलीस्ट वन बॉल आएगा। सो मैथमेटिकल फॉर्म इज प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ क्या आएगा? ऑब्वियसली यूनियन, यूनियन दिस वन, यूनियन दिस वन, यूनियन दिस वन। सोल्व कीजिए। सोल्व कीजिए। स्टूडेंट वाली प्रॉब्लम अगर आपकी याद हो, मैंने एक प्रॉब्लम दिया था आपको कि 3 स्टूडेंट्स सोल्व मैथमेटिकल प्रॉब्लम, फाइनली सोल्व द प्रॉब्लम। वही तो चीज है। ड्रॉन 4 बॉल्स और ड्रॉ व्हाइट बॉल ओनली, सेम प्रॉब्लम। तो वहां क्या किया था? प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ दिस इवेंट, और मैं ये भी तो लिख सकता हूं ये मैं जानता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ इवेंट ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ इवेंट ए इज ऑलवेज 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ दिस वन यूनियन दिस वन इज इक्वल टू 1 माइनस नॉट हैपनिंग ऑफ दिस वन, यूजिंग डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहते हैं? 1 माइनस, बताइए, प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस वन, दिस वन, दिस वन और दिस वन। W1, W2, W3, W4 किस तरह के इवेंट्स हैं? इंडिपेंडेंट और म्यूचुअली डिसजॉइंट्स। ऑब्वियसली इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इंडिपेंडेंट है तो क्या आएगा? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस वन, दिस वन, दिस वन और दिस वन। क्लियर? और प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ W1 कितना आएगा? आप बताइए जरा, कितनी बॉल्स है? व्हाइट बॉल 5, रेड बॉल 7, ब्लैक बॉल 8, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स 20। प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ व्हाइट बॉल इन फर्स्ट ड्रॉ 5C1 upon 20C1 means 5 upon 20। क्लियर? अब यहां से देखो क्वेश्चन थोड़ा डिफर भी हो सकता था। विदाउट रिप्लेसमेंट है या विद रिप्लेसमेंट? विद रिप्लेसमेंट। अगेन फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ व्हाइट बॉल इन सेकंड ड्रॉ। अगेन 20C1 और 5 और 5C1 मीन्स
4/20. With replacement. Oh, sorry. बिल्कुल 5/20. 5/20. In the same way, probability of happening of white ball in third draw. Same. Probability of happening of white ball in fourth draw. Same. So, probability of happening of कितना आएगा? Probability of not happening of white ball in first draw means 1 minus probability of happening of this one means 1 minus 1/4 means 3/4. और सेम रिपीट होगी चीजें, तो ये आ जाएगा आपका 1 minus 3/4 into 3/4 into 3/4 into 3/4 is equal to 1 minus 3/4 की पावर 4. This is the answer. कल जब मैंने प्रॉब्लम ली थी, अगर याद हो, उसमें मैंने कहा था विदाउट रिप्लेसमेंट. सेम प्रॉब्लम थी. ड्रॉन फॉर 4 बॉल्स 1/1 विदाउट रिप्लेसमेंट, जो लास्ट प्रॉब्लम हमारा था. और आज मैंने क्या वर्ड यूज किया? विद रिप्लेसमेंट. तो इन चीज का ध्यान रखना है कि विद रिप्लेसमेंट है या विदाउट रिप्लेसमेंट. बिल्कुल कर सकते हैं. अभी मैं बताऊंगा आगे, अभी डिस्ट्रीब्यूशन में जाएंगे, ठीक है, उसे देख कर सकते हैं. बिल्कुल कर सकते हैं, अलग अलग तरीके हो सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन में, ठीक है नहीं. बट देखो, अभी जो इवेंट्स आपने पढ़ी है, मैं उनकी बात कर रहा हूं. हमने अभी इवेंट्स क्या बताया? अभी हमने बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं पढ़ा, अभी हमने पॉइजन नहीं पढ़ा. उन्हें यूज करने से पहले सिंपल इवेंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा हूं. सिंपल इवेंट्स यूज किए, सिंपलेस्ट वे जो है, जिसे आप सिंपल तरीके से कर सकते हैं. नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ मूव करेंगे. A speaks truth in 60% of the cases and B in 90%. In what percentage of cases are contradict each other in stating the same fact? ट्राई कीजिए. बताइए क्या केस बनेंगे. देखो, सिंपल केसेस बनाओ, सिंपल इवेंट्स याद रखो. बहुत लंबे जोड़े फॉर्मूले याद रखने की जरूरत नहीं है. सिंपल इवेंट बेस्ड क्वेश्चन जितने रहेंगे वो इजी रहेंगे. A speaks truth 60% of the cases. B 90% of the cases. In what percentage of the cases they are likely to contradict each other in stating the same fact?
दोनों कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। तो सबसे पहले इवेंट्स डिसाइड कर लीजिए। हमने मान लिया क्या, लेट ई ए स्पीक्स ट्रूथ, बी स्पीक्स ट्रूथ। अब बताइए मुझे करना क्या है, क्या निकालना है? कॉन्ट्राडिक्ट करें, इसका मतलब क्या है? एक सच बोलता है, दूसरा झूठ बोले। इसका मतलब ई प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ ई एंड नॉट हैपनिंग ऑफ एफ, ये तो हुआ। एफ डिनोट्स द क्या, बी डिनोट्स, बी स्पीक्स ट्रूथ। तो अगर ई होगा तो एफ ना हो, यानी कि ई अगर सच बोलता है तो बी झूठ बोले, और बी सच बोलता है तो ए झूठ बोले। ए के सच बोलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ई। बी के सच बोलने की इवेंट्स का नोटेशन क्या है, दिस वन। तो क्या केस बनेगा देखिए, एक केस तो ये बनता है कि ई एंड एफ बार, क्लियर। और दूसरा केस क्या बनता है, ई बार एंड एफ बार, सॉरी ओनली एफ। क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ ई एंड को कैसे डिनोट करते हैं इन मैथमेटिकल, इंटरसेक्शन, दिस वन और दिस वन, ई इंटरसेक्शन एफ। चेक कीजिए, सिंपलेस्ट वे। अभी दो ही इवेंट्स चल रही है, म्यूचुअली डिसजेंट और इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ दिस और दिस, मैं या तो ये फैक्ट होगा या ये, दोनों तो एक साथ नहीं होंगे। और दोनों इवेंट्स क्या है, दिस वन और दिस वन, म्यूचुअली डिसजेंट इवेंट्स है। अगर ये केस होगा तो ये नहीं होगा, ये केस होगा तो ये नहीं होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ दिस वन और दिस वन और दोनों म्यूचुअली डिसजेंट है, तो क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन दिस वन और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन दिस वन, म्यूचुअली डिसजेंट। और दोनों क्या है, इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट है। तो क्या बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ये सारी प्रोबेबिलिटीज आपके पास है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना है, 6/10। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार कितना होगा, 4/10। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इज 9/10 और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बार इज 1/10. Put here and find out the answer. जो भी आगे, this is the answer. Any doubt? Clear? देखो, जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूं मैं। हमने अलग अलग फॉर्मूले नहीं रटने, इवेंट बेस्ड क्वेश्चन बनाओ। जो भी प्रॉब्लम आपके पास आए उसे इवेंट्स में डिसाइड कर लो। इवेंट जैसे ही आई उन्हें मैथमेटिकल फॉर्म दीजिए, मैथमेटिकल फॉर्म के गिने चुने फॉर्मूले बताएं, बहुत ही गिने चुने, इंटरसेक्शन, यूनियन, इंडिपेंडेंट और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इसके अलावा कोई नई चीज नहीं। तो ये जो सिंपल जितने और बहुत सारे क्वेश्चन है, मैं आपको एक शीट दे दूंगा, उससे आप ट्राई कर लेना। अब थोड़ा आगे मूव करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन रखा है, बस